नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को कांग्रेस नेताओं यानी कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संज्ञान लेने से इनकार कर दिया। राउस एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज विशाल गोगने ने कहा कि ईडी द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम यानी कि पीएमएलए के तहत दायर शिकायत संज्ञान लेने योग्य नहीं है, क्योंकि ये मामला एक निजी शिकायत पर आधारित है। इसमें कोई एफआईआर नहीं है। अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि धारा 3 के तहत परिभाषित और धारा 4 के तहत दंडनीय मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध से संबंधित जांच और उसके परिणाम स्वरूप अभियोग शिकायत एफआईआर या अधिनियम की अनुसूची में उल्लिखित अपराध के अभाव में सुनवाई योग्य नहीं है। अदालत ने गांधी परिवार के खिलाफ ईडी की शिकायत खारिज कर दी। नेशनल हेराल्ड केस पर कोर्ट द्वारा सुनवाई से इनकार करने पर अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि जब मैंने इस मामले में बहस शुरू की तो मैंने अदालत से कहा कि ये एक बेहद अजीब मामला है। इसमें ना तो पैसे का जरा सा भी लेन देन हुआ है और ना ही किसी जमीन या संपत्ति का कोई ट्रांसफर हुआ है। सभी संपत्तियां अब भी एजेएल के पास ही हैं, फिर भी इसे मनी लॉन्ड्रिंग कहा जा रहा है। आज की तारीख में एजेएल का 90% हिस्सा यंग इंडियन कंपनी के पास है। बस यही बदला हुआ है। कंपनियों को कर्ज मुक्त बनाने के लिए अक्सर नॉन प्रॉफिट कंपनियां बनाई जाती हैं। भारत की लगभग हर बड़ी कंपनी ऐसा करती है। अगर मुझे अपनी कंपनी को कर्ज मुक्त करना हो तो मैं भी शेयर ट्रांसफर कर सकता हूं, लेकिन यंग इंडियन कंपनी एक बेहद खास कंपनी है। ये एक नॉन प्रॉफिट कंपनी है जिसमें इसके सभी डायरेक्टर खड़गे जी, सोनिया जी, दिवंगत मोतीलाल वोरा जी और अन्य एक पैसा भी लाभांश नहीं ले सकते, भले ही वो चाहें भी। उन्हें ना कोई मुनाफा मिल सकता है, ना कोई संपत्ति, ना गाड़ी, ना दफ्तर और ना ही कोई निजी सुविधा। आज का फैसला इसलिए अहम है क्योंकि संज्ञान लेना किसी मामले में अदालत की सबसे शुरुआती और सबसे हल्की कार्रवाई होती है। आमतौर पर किसी मामले में संज्ञान लेना बहुत आसान होता है, लेकिन जब अदालत संज्ञान लेने से भी इनकार कर दे तो इसका मतलब है कि मामला उस स्तर का भी नहीं है। इसके बावजूद बीजेपी ने इस मामले को लेकर जितना शोर शराबा और हंगामा किया वो बढ़ा चढ़ाकर पेश की गई कहानी जैसा है। दिल्ली पुलिस की एफआईआर बाद में दर्ज की गई है। ऐसा लगता है कि ये एफआईआर उस कमी को पूरा करने के लिए लाई गई जिसकी ओर मैंने अदालत में बहस के दौरान इशारा किया था, क्योंकि इससे पहले दिल्ली पुलिस की ओर से कोई एफआईआर दर्ज ही नहीं की गई थी। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी का झूठ धाराशाही हुआ, सच सामने आया। बीजेपी ने झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया था कि सोनिया गांधी जी ने प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय से भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी से जुड़े कागजात निकलवा लिए थे। ये कहा गया था कि 51 डिब्बों में ये कागजात ले जाए गए। इसी साजिश को आगे बढ़ाते हुए बीजेपी के सांसद संबित पात्रा ने संसद में पूछा कि क्या प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय से प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी से जुड़े दस्तावेज गायब हैं। इसके जवाब में मोदी सरकार के संस्कृति मंत्री ने कहा, यह बात गलत है। प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय से नेहरू जी से जुड़े दस्तावेज गायब नहीं है। ये वो सच है जो अब सामने आया है। बीजेपी के इस झूठे प्रोपेगेंडा को उस वक्त मीडिया ने भी खूब चलाया था। प्रधानमंत्री कार्यालय से आए व्हाट्सएप के आधार पर बिना तथ्यों की जांच की खबरें चलाई गई। कांग्रेस ने कहा कि क्या मीडिया इस सच को दिखाएगा? क्या मीडिया बीजेपी के इस आपराधिक साजिश का पर्दाफाश करेगा? बीजेपी और नरेंद्र मोदी को इस झूठ के लिए माफी मांगनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण यानी वीबीजी रामजी बिल पेश किया। ये बिल मौजूदा मनरेगा की जगह लाने का प्रस्ताव है। इस बिल को लेकर विपक्ष ने कड़ा विरोध दर्ज कराया है। डीएम के सांसद टीआर बालू ने मनरेगा योजना से महात्मा गांधी का नाम हटाने पर आपत्ति जताई। टीआर बालू ने कहा कि महात्मा गांधी देश के राष्ट्रपिता हैं और उनके नाम को योजना से हटाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार राष्ट्रपिता का अपमान कर रही है और उनके योगदान को जानबूझकर मिटाने की कोशिश की जा रही है। विपक्ष का कहना है यह सिर्फ नाम बदलने का मामला नहीं है, बल्कि ये महात्मा गांधी की विचारधारा और पहचान को खत्म करने की कोशिश है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने मंगलवार को मनरेगा की जगह लाए जा रहे नए कानून को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा यह नया बिल गरीबों को मिलने वाले 100 दिनों के रोजगार के अधिकार को कमजोर करता है। प्रियंका गांधी ने सरकार पर योजनाओं के नाम बदलने को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि योजनाओं के नाम बदलने में देश का काफी पैसा खर्च होता है और उन्हें समझ नहीं आता कि मोदी सरकार को नाम बदलने का इतना शौक क्यों है। उन्होंने कहा कि मनरेगा के तहत देश के सबसे गरीब लोगों को 100 दिन का रोजगार कानूनी अधिकार के रूप में मिलता था, लेकिन नया बिल इस अधिकार को कमजोर करता है। सरकार भले ही काम के दिनों की संख्या बढ़ाने की बात कर रही हो, लेकिन मजदूरी बढ़ाने पर कोई जवाब नहीं है।
प्रियंका गांधी ने यह भी कहा कि पिछले कई सालों से सरकार मनरेगा के बजट में कटौती कर रही है। उन्होंने कहा कि जहां भी मजदूरों से बात होती है वो यही कहते हैं कि उन्हें समय पर पैसा नहीं मिल रहे हैं। उन्होंने बताया कि पहले ग्राम पंचायतें तय करती थीं कि मनरेगा के तहत कौन सा काम होगा, लेकिन नए बिल में यह अधिकार केंद्र सरकार को दे दिया गया। इससे ग्राम पंचायतों का अधिकार छीना जा रहा है। प्रियंका गांधी ने कहा कि इन सभी वजहों से कांग्रेस इस बिल को गलत मानती है और इसका विरोध कर रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक महिला आयुष डॉक्टर का हिजाब खींचना एक विवाद का मुद्दा बन गया है। बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मनोज झा ने इस मामले में बीजेपी पर निशाना साधा है। मनोज झा ने कहा कि मैंने वो विजुअल्स देखे, वहां जितने भी लोग थे वो क्षण भर के लिए असहज हो गए। एक डिप्टी सीएम साहब ने हाथ पकड़ने तक की कोशिश की। आरजेडी सांसद ने बीजेपी को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा यह चिंता का विषय होना चाहिए, क्योंकि हमने इसी देश में देखा कि तकरीबन साल डेढ़ साल पहले पोडियम पर हाथ रखने का नवीन बाबू का एक विजुअल इसी भारतीय जनता पार्टी ने 24 घंटे 7 दिन चलवाया था। मनोज झा ने आगे कहा कि मेरी चिंता है कि इस तरह की छवि अच्छा संदेश नहीं देती है और कई तरह की आशंकाओं और चिंताओं को जन्म देती है। बता दें, सोशल मीडिया पर एक वायरल वीडियो में सीएम नीतीश कुमार नियुक्ति पत्र देते हुए एक मुस्लिम महिला आयुष डॉक्टर के चेहरे से हिजाब खींचते दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद कांग्रेस समेत कई राजनीतिक दल सत्ता पक्ष पर हमलावर हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक महिला डॉक्टर का हिजाब खींचने के मामले में जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने निशाना साधा। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि शायद अब नीतीश कुमार के पद छोड़ने का समय आ गया है। उन्होंने एक्स पर लिखा, नीतीश जी को मैं व्यक्तिगत तौर पर जानती हूं और उनका सम्मान करती हूं, इसलिए एक युवा मुस्लिम महिला का नकाब खींचते हुए उन्हें देखना मेरे लिए हैरान करने वाला था। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि इसे उम्र का असर माना जाए या मुसलमानों को सार्वजनिक रूप से अपमानित करने को नॉर्मलाइज करने कहा जाए। उनके आसपास मौजूद लोगों का इस भयावह घटना को मनोरंजन की तरह देखते रहना और भी ज्यादा परेशान करने वाला है। उन्होंने कहा कि नीतीश साहब, शायद अब आपके पद छोड़ने का समय आ गया है। बिहार में विशेष गहन संशोधन यानी इस एसआईआर के दौरान वोटर लिस्ट से नाम हटाने की प्रक्रिया में चुनाव आयोग की ओर से गंभीर प्रक्रियात्मक गड़बड़ी उजागर हुई। ये अनियमितता लोकतंत्र की नींव को कमजोर करने वाली साबित हो सकती है। भारतीय जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 में स्पष्ट प्रावधान है कि किसी मतदाता की पात्रता पर संदेह होने पर सुनवाई के लिए नोटिस जारी करने का अधिकार केवल संबंधित विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी यानी ईआरओ को है। लेकिन केंद्रीय चुनाव आयोग ने इस कानून की सरासर अवहेलना की। सितंबर 2025 महीने में बिहार के कई ईआरओ के लॉगिन पर आयोग की पोर्टल से पहले से भरे हुए यानी प्री फिल्ड नोटिस अचानक प्रकट हो गए, जो लाखों की संख्या में थे। यानी नोटिसों को केंद्रीय चुनाव आयोग यानी ईसीआई की ओर से पहले से ही भरकर जारी किया गया था। यह केंद्रीय हस्तक्षेप की एक स्पष्ट मिसाल है जो स्थानीय अधिकारियों की स्वायत्तता पर हमला करता है। इंडियन एक्सप्रेस की मंगलवार 16 दिसंबर 2025 को प्रकाशित एक रिपोर्ट में इस गड़बड़ी का खुलासा किया गया है। बिहार में पिछले दिनों विधानसभा चुनाव हुए थे, वहां बेहद जल्दबाजी में चुनाव कराए गए। सुप्रीम कोर्ट आज तक एसआईआर पर कोई स्पष्ट निर्णय नहीं ले पाया है। ये नोटिस उन वोटर्स को जारी किए गए थे जिन्होंने पहले ही फॉर्म और सहायक दस्तावेज जमा कर दिए थे, जिनके नाम अगस्त में प्रकाशित ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल थे। नोटिसों पर ईआरओ के नाम तो दर्ज थे, लेकिन वो ईआरओ द्वारा जारी नहीं किए गए थे। चुनाव आयोग की ओर से पूरी कार्यशैली ही अपारदर्शी रही। कई ईआरओ ने इन नोटिसों पर कार्रवाई करने से इनकार कर दिया, जो इस बात की पुष्टि करता है कि केंद्रीय स्तर से थोपे गए इन आदेशों में वैधता की कमी थी। दिल्ली की हवा की गुणवत्ता में मंगलवार सुबह हल्का सुधार दर्ज किया गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी सीपीसीबी के अनुसार 3 दिनों तक गंभीर और गंभीर प्लस श्रेणी में रहने के बाद अब दिल्ली की औसत वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गई है। हालांकि राहत अभी पूरी नहीं है। मौसम विभाग और प्रदूषण एजेंसियों के मुताबिक अगले 3 दिनों तक दिल्ली की हवा बहुत खराब श्रेणी में बनी रहेगी। शहर के कई इलाकों में हालात अब भी चिंताजनक हैं। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता और पूर्व भारतीय निशानेबाज अभिनव बिंद्रा ने भारत दौरे पर आए फुटबॉल स्टार लियोनेल मेसी को लेकर अपनी चिंता जताई। बिंद्रा ने कहा कि मेसी के दौरे को जिस तरह से आयोजित किया गया, उसे देखकर उन्हें एक तरह की चुप उदासी महसूस हुई। अभिनव बिंद्रा ने कहा कि मेसी की भारत दौरे के दौरान सिर्फ उनके साथ फोटो खिंचवाने और थोड़ी देर की मौजूदगी के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए गए, जबकि इस पैसे और ऊर्जा का इस्तेमाल देश में खेल की बुनियाद मजबूत करने में हो सकता था। मेसी के 3 दिन और 4 शहरों के दौरे के दौरान जहां भारी फैन क्रेज देखने को मिला, वहीं कई जगहों पर अव्यवस्था और हंगामा भी हुआ।
कोलकाता में तो हालात इतने बिगड़ गए कि टिकट खरीदने के बावजूद आम लोग मेसी की एक झलक तक नहीं देख पाए, जिससे नाराजगी और हिंसक विरोध हुआ। अभिनव बिंद्रा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मेसी का दौरा कुछ जगहों पर अराजक नजर आया और उन्हें इस बात पर सोचने को मजबूर कर दिया कि हम असल में हासिल क्या करना चाहते हैं। हालांकि बिंद्रा ने यह भी साफ किया कि उन्हें लियोनेल मेसी के लिए बेहद सम्मान है और वो उन्हें दुनिया के सबसे महान और लोकप्रिय खिलाड़ियों में से एक मानते हैं। उनकी चिंता मेसी को लेकर नहीं बल्कि खेल संस्कृति और प्राथमिकताओं को लेकर है। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी स्थित बॉन्डी बीच पर हुए सामूहिक गोलीबारी को आतंकवादी हमला बताया गया है। ऑस्ट्रेलियाई फेडरल पुलिस कमिश्नर क्रिसी बेरेट ने कहा कि यह हमला आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट यानी आईसिस से प्रेरित था। इस हमले में 15 लोगों की मौत हो गई थी। पुलिस के अनुसार इस हमले के आरोपी पिता और बेटे थे, जिनकी उम्र क्रमशः 50 और 24 साल बताई गई है। पिता को पुलिस ने मौके पर ही गोली मार दी, जबकि बेटा घायल अवस्था में अस्पताल में इलाज करा रहा है। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने बताया कि जांच के दौरान ऐसे सबूत मिले हैं जिनसे आरोपियों की आतंकी सोच सामने आई। उन्होंने कहा कि जब्त की गई गाड़ी से इस्लामिक स्टेट के झंडे बरामद हुए हैं। इस हमले में घायल हुए 25 लोग अब भी अस्पताल में भर्ती हैं, जिनमें से 10 की हालत गंभीर बताई जा रही है। रूस और यूक्रेन के बीच करीब 4 साल से चल रहे युद्ध को खत्म करने की दिशा में एक अहम कदम सामने आया। अमेरिका ने कहा कि वो शांति समझौते के तहत यूक्रेन को सुरक्षा की गारंटी देने पर सहमत हुआ है। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक ये सुरक्षा गारंटी किस तरह की होगी इसका खुलासा फिलहाल नहीं किया गया है, लेकिन इसे युद्ध खत्म करने की प्रक्रिया का अहम हिस्सा माना जा रहा है। ये जानकारी सोमवार को तब सामने आई जब बर्लिन में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के साथ अमेरिका की ताज़ा बातचीत हुई। अमेरिकी अधिकारियों ने यह भी संकेत दिया है कि सप्ताह के अंत में और बातचीत हो सकती है ताकि शांति समझौते को अंतिम रूप दिया जा सके। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पैनोरमा डॉक्यूमेंट्री में 6 जनवरी 2021 के उनके भाषण के एक एडिट को लेकर बीबीसी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है। फ्लोरिडा की अदालत के दस्तावेजों के मुताबिक ट्रंप ने अरबों डॉलर के हर्जाने की मांग की है। बीबीसी ने नवंबर में ट्रंप से माफी मांगी थी, लेकिन मुआवजे की उनकी मांगों को खारिज कर दिया था। बीबीसी का कहना है कि मानहानि के दावे का कोई आधार नहीं है। ट्रंप की कानूनी टीम ने आरोप लगाया कि बीबीसी ने उनके भाषण के साथ जानबूझकर दुर्भावनापूर्ण और भ्रामक तरीके से छेड़छाड़ कर उनकी छवि को नुकसान पहुंचाया। मुकदमा दायर होने पर बीबीसी ने अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। दायर दस्तावेजों के मुताबिक ट्रंप ने बीबीसी पर मानहानि के आरोप और फ्लोरिडा के ट्रेड प्रैक्टिसेस कानून के उल्लंघन के एक अन्य आरोप में मुकदमा किया। बता दें, 6 जनवरी 2021 के अपने भाषण में ट्रंप ने वॉशिंगटन में समर्थकों से कहा है कि हम कैपिटल तक चलकर जाएंगे और हम अपने बहादुर सीनेटरों और कांग्रेसमैन और वीमेन का समर्थन करेंगे। भाषण में 50 मिनट से ज्यादा समय के बाद उन्होंने कहा था, और हम लड़ेंगे, हम पूरी ताकत से लड़ेंगे। बीबीसी के पैनोरमा कार्यक्रम में एक क्लिप में ट्रंप को ये कहते दिखाया गया, हम कैपिटल तक चलकर जाएंगे और मैं आपके साथ वहां रहूंगा और हम लड़ेंगे, हम पूरी ताकत से लड़ेंगे। जिसको माना गया कि इस एडिट से ये गलत धारणा बनी कि उन्होंने हिंसक कार्रवाई के लिए लोगों से सीधे अपील की थी। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.